जी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जूली फरहा, नाजिया सिद्दीकी और जोया सरताज, ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग बात करेंगे रिवायती सिन्फ की। रिवायती सिन्फ कह लें या हम लोग कह लें एक तरीके से गमगीन सिन्फ को, या हम लोग कह लें नूहे को, या हम लोग कह लें सलाम को। इन सब का नाम एक ही है और उसे हम लोग जानते हैं किसके नाम से? मर्सिया के नाम से। ठीक है, मर्सिया के नाम से। और अल्ताफ हुसैन हाली ने मर्सिया की तारीफ इस तरह से की है कि जिंदों की तारीफ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ को और मुर्दों की तारीफ को मर्सिया कहते हैं, मर्सिया कहते हैं। और ये किस किताब में कहा है अल्ताफ हुसैन हाली ने? मुकदमा शेर शायरी में। मुकदमा शेर शायरी में, जो कब लिखी गई है? 1893 में। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और उसमें 4 इसनाफ पर बहस की गई है। 4 कौन कौन सी है? कसीदा, गजल, मसनवी और मरसिया। और मरसिया की तारीफ में कहा है कि ये तहजीब के लिए सबसे अच्छी सिन्फ है, या ये तहजीबी सिन्फ है। किसको? मरसिया को। किसको? मरसिया को। ठीक। इसके बाद इसके आगाज के ताल्लुक से बात करते हैं। जैसे आपको पता है कसीदा भी अरब से शुरू हुआ है और उसी तरह से मरसिया भी जो है वो अरब से शुरू हुआ है। और अरब से शुरू होने के बाद ये फारसी में गया या फारस गया, फिर वहां से उर्दू अदब में आया। इसका ये क्या है? ये एक ज़मानी तरतीब है। और अरब में भी कहाँ से शुरू होता है? वाक़या करबला से। जब वाक़या करबला शुरू होता है और उसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के दरमियान जो जंग का बयान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक़या करबला कहते हैं। यानी कि जो ताल्लुक इमाम हुसैन और यजीद के बीच में होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वाक़या करबला कहते हैं। और ये जो वाक़या करबला है, वाक़या करबला, इसके वाक़ये को, ये इसकी तारीख को ही हम लोग क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। अभी जो मरसिया लफ्ज़ है ये किस लफ्ज़ से बना है? तो ध्यान रखना, अरबी के ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने है रसा। क्या है? रसा। और इसके जो लुग़वी मायने हैं रसा के, वो है आ वो बका करने के, आ वो बका करने के। इसमें जो आ है वो होता है दुख और जो बका है वो होता है बयान करना। ठीक है, यानी कि दुख का बयान करना रसा का क्या है? मतलब है। ठीक है, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आपसे कोई मोहब्बत करता है और वो आपसे दूर चला जाता है। दूर मतलब या तो वो आपके छोड़ के चला जाता है या वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? उसका दुख बयान करेंगे। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रसा कहते हैं। लेकिन जब हम लोग अदब के लिहाज से बात करते हैं, अदबी हवाले से बात करते हैं, तो ये दुख और दर्द सिर्फ वाक़या करबला से जो है वो क्या होता है? ताल्लुक रखता है।
सिर्फ वाक़या करबला से। लेकिन आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि अदब जो है वो वक्त के साथ क्या करता है, तब्दील होता है या वक्त के साथ बदलता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे अदब बदलता गया। तो ये वाक़या करबला का वक्त के एतबार से शख्सी मरसी अभी क्या होने लगा, काम आने लगा या मशहूर होने लगा। शख्सी मरसिया यानी कि कोई इंसान से कोई मोहब्बत करता है या उसे अपना मानता है, तो उसके दूर जाने पर या उसके गुजर जाने पर अल्फाजों में जो बयान किया गया है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, शख्सी मरसिया कहते हैं। एग्जाम में जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि किसने जो है वो शख्सी मरसी लिखे, किसने जो है वो शख्सी मरसी में मकबूलियत हासिल की, या शख्सी मरसिया किसने जो है वो किसका लिखा। वो सारी चीजें जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, अहम होती है शख्सी मरसिया के हवाले से। ठीक, शख्सी मरसिया के हवाले से। और इसीलिए हम लोग मरसिया को दो इदवार में तकसीम करते हैं, दो इदवार में तकसीम करते हैं। पहला होता है हमारा वाक़या करबला से जो ताल्लुक रखता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिवायती मरसिया। रिवायती मरसिया, रिवायत से मतलब होता है जो रीति रिवाज में कहा जाए या जो ट्रेडिशनल हो, जो पहले से ही हो। तो वो हमारा शुरू होता है वाक़या करबला से। और जो दूसरा है वो है हमारा शख्सी मरसिया। क्या है, शख्सी मरसिया। ये दो इदवार में जो है वो हमने इसे क्या किया है, तकसीम किया है। अब इन दोनों इदवार को जो हमने तकसीम किया है, तो अगर हम इसकी बात करें तारीफ की या इसकी हम बात करें डेफिनेशन की, कैसे हम लोग जो है वो किस अंदाज में या किस अल्फाजों में जो है वो मरसिया को डिफाइन कर सकते हैं या इसके बारे में जो है वो बयान कर सकते हैं। तो मरसिया जो है वो शायरी की सिन्फ है, आप लोगों को पता होगा। और जो भी शायरी की सिन्फ होती है उसको हम लोग नज़म भी कहते हैं। तो मरसिया उस नज़म को कहते हैं, मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें जिसमें किसी मरने वाले की खूबियां, मरने वाले की खूबियां बयान बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाता है या मौत पर अफसोस किया जाए या मौत पर अफसोस किया जाए, उसे मरसिया कहते हैं, उसे मरसिया कहते हैं। और ध्यान रखना, स्टार बना के लिख लेना कि मरसिए में सिर्फ मरने वाले की तारीफ बयान की जाती है। ठीक, कभी भी किसी भी तरह की कोई बदगुमानी या कभी भी किसी भी तरह की कोई गलती या किसी भी तरह की कोई गलत बात जो है वो नहीं की जाती। मरसिए में हमेशा सिर्फ क्या की जाएगी, तारीफ। चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही हरामखोर क्यों ना हो। ठीक है ना, कहा जाता है ना एक तरीके से कि ये बहुत ही उस तरह का आदमी है या उस तरह की औरत है, इसने जो है वो अपने फायदे के लिए सब कुछ जो है वो बिगाड़ के रख दिया। भले ही कितने क्यों ना हो, तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, अच्छा ही मानते हैं। क्या मानते हैं, अच्छा ही मानते हैं। हाँ, दुनिया फानी से वो चला गया। और इसीलिए मरसिया को अंग्रेजी में अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एलिजी। मरसिया को इंग्लिश में या अंग्रेजी में एलिजी कहते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि किसी की मौत पर बयान करना, किसी की मौत पर बयान करना, ये एलिजी कहलाता है। ठीक है, ये एलिजी कहलाता है। और इसकी इब्तिदा अरब में हुई है। और अरब में भी कहाँ से हुई है, अरब में एक बहन हुई है, ठीक है, जिसका नाम था मुहाहिल बिन राबिया।
मुहाहिल राबिया। राबिया, मुहाहिल बिन राबिया, इनका एक भाई था जिनका नाम था कलीब। क्या नाम था? कलीब। कहा जाता है कि अरब में जो पहले मरसिया गो हुई वो ही मुहाहिल बिन राबिया, और इन्होंने अपने भाई कलीब की मौत पर या कलीब की शहादत पर क्या किया? मरसिया लिखा। क्या लिखा? मरसिया लिखा। तो इन्हीं को ही हम लोग क्या मानते हैं? पहला मरसिया को मानते हैं अरब में। हालांकि बाज लोग खनसा को भी मानते हैं। खनसा, ये भी एक औरत थी और ये भी जो है वो मरसिया कहते थे। इसी के अलावा एक और है मुतमिम बिन नूरा। मुतमिम बिन नूरा, हाँ हाँ, ये शख्सी मरसिया ही है। ठीक है। मुतमिम बिन नवेरा है, नूरा नहीं, सॉरी, नवेरा। ये क्या था? ये मर्द था। तो इनको ही क्या माना जाता है? इनको ही बड़े बड़े मरसिया गो में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है। तो इसके जो है वो कोई हमें नमूने नहीं मिलते, ये सिर्फ बातें हमें जो है वो सुनाई जाती है। ठीक है। ये बातें जो है वो हमें सुनाई जाती है क्योंकि अरब में शुरू हुआ है। एक सेकंड रुकेगा प्लीज। ठीक है, चलिए। तो ये दो लोग थे जिनको जो है वो पहला अरब में मरसिया गो जो है वो माना जाता है। हालांकि इनके अलावा भी जो है बहुत से और लोग हैं जिन्होंने जो है वो मरसिया कहा है, और दोनों ने ही, खंसा ने भी और मुतमिम बिन नूरिया नवेरा ने भी, दोनों ने अपने भाई के लिए क्या कहा है? मरसिया कहा है। क्या है? मरसिया क्या है? इसके अलावा दरीदा बिनतुल समद, दरीदा या दरीद होगा, सॉरी, दरीद बिन समद, इन्होंने भी जो है वो मरसिया लिखा है अपने भाई का। ठीक। इसके बाद हिंदा, हिंदा, इन्होंने भी मरसिया लिखा है अपने वालिद का, अपने चचा का और अपने दामाद का। हिंदा, हिंदा। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला इन्होंने भी मरसिया लिखा है। किसका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा है उनकी विसाल पर। अरब की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हिसान बिन साबित, हिसान बिन साबित, इन्होंने भी मरसिया लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पर। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या लिखा है? मरसिया लिखा है, हजरत अली ने। तो ये कुछ फारसी, सॉरी, कुछ अरबी शोरा है जिन्होंने क्या लिखे हैं? मरसिया लिखे हैं, और ये सारे क्या हैं? शख्सी मरसिए हैं।
یہ سارے کیا ہیں؟ شخصی مرثی ہیں۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ عرب سے ہوتے ہوئے وہ کہاں پہنچا؟ فارسی میں پہنچا۔ بیٹا پوچھیں گے نہیں، لیکن اگر آپشن میں آ جائے تو آپ کو یاد رکھنا ہے صرف نام، اس لیے میں نے کچھ نہیں لکھا ہے، کیونکہ عرب سے شروع ہوا ہے تو عرب کے ایک دو مرثیہ وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنے ہی ہیں عرب کے حوالے سے۔ اس کے بعد فارسی کے مرثیہ گو، نام یاد رکھنے ہیں بس، فارسی کے مرثیہ گو، فارسی کے مرثیہ گو، ٹھیک، جیسے فردوسی، فردوسی۔ اس کے بعد خاقانی، یہ فارسی کے مرثیہ گو ہیں۔ اس کے بعد محتشم کاشی، محتشم کاشی، محتشم کاشی، عرفی، عرفی، عرفی کے بعد ردکی، ردکی، ردکی کے بعد فرخی، فرخی، ٹھیک ہے، فرخی، اور دجل غذائی، دجل خزائی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ فارسی کے مرثیہ گو، صرف نام یاد رکھنے ہیں، اور کچھ آپ کو اس میں جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارسی کے زیر اثر ہم کہاں پہ آ جاتے ہیں؟ اردو میں، ٹھیک ہے۔ اور اردو کا پہلا قصیدہ گو، وہ سوری مرثیہ گو، اردو کا پہلا مرثیہ گو کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا مرثیہ گو کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا مرثیہ گو کس کو کہا جاتا ہے؟ مجھے پتا تھا آپ لوگ یہی بتائیں گے، اشرف بیابانی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بہت اچھی کوشش کی، لیکن یہ کوشش غلط ہو گئی، لیکن یہ کوشش غلط ہو گئی۔ اور بتائیے کوئی بچہ؟ اور بتائیے۔ روشن علی، وہ تو شمالی ہند کا ہے، عاشور نامہ لکھی ہے انہوں نے۔ عبد القادر، شاہد اقبال کہہ رہا میر انیس، نہ نہ، میر انیس سے تو پہلے بہت لوگوں نے مرثیہ کہا ہے۔ شبا اور شوقین، ایک بار کنفرم کر لیں آپ لوگ بھی۔ اردو کا پہلا مرثیہ گو کس کو تسلیم کیا جاتا ہے یا کس کو مانا جاتا ہے؟ نو سرحال لکھا ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنے سوال پر کتنے اڈگ ہیں۔ بالکل، کبھی کبھی ایگزام میں ایسا ہوتا ہے کہ آسان سوال بھی مشکل لگ جاتا ہے، جیسے آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی کہ اردو کا پہلا مرثیہ گو کسے کہا جاتا ہے، تو آپ لوگ کنفیوز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی کس کو بتا رہا ہے، کوئی کس کو بتا رہا ہے، یہ بات تو سبھی کو پتا ہے۔ کس کو پتا ہے؟ سبھی کو پتا ہے، اور وہ ہے ہمارا اشرف بیابانی۔ کیا؟ اشرف بیابانی، اشرف بیابانی، ہاں۔ کون بنے کروڑ پتی کی طرح آپ ڈرا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، ڈرانا ضروری ہے۔ اشرف بیابانی، اور ان کا ہی مرثیہ ہے، کون سا ہے؟ نو سرحال۔ کب لکھا گیا؟ 1503 میں۔ اور دور کس کا تھا؟ لکھ لینا، بہمنی دور تھا۔ کیا تھا؟ بہمنی دور۔ نو سنہار بہمنی دور میں لکھا گیا، اردو کا پہلا مرثیہ تھا، اور اس کو ہی کیا بولتے ہیں؟ مرثیہ کو بولتے ہیں، اشرف بیابانی کو۔ اور دھیان رکھنا،
مرثیے کی ابتدا اردو ادب میں دکن میں ہوئی۔ کس میں ہوئی؟ دکن میں ہوئی۔ اور دکن میں مرثیہ کہنے کا جو رواج تھا وہ کس حیت میں تھا؟ وہ صرف مربع میں تھا۔ مربع یعنی کہ صرف 4 مصروں میں ہی ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ مرثیہ کہتے تھے۔ لیکن جب یہ شمالی ہند میں آیا تو اس کی کیا ہو گئی؟ حیت جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ اور ان مربع میں یا مربع کہنے والی صنف میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ آتا ہے محمد قلی قطب شاہ کا۔ محمد قلی قطب شاہ کا، کیونکہ محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں 5 مرثیے ملتے ہیں اور ان کی حیت کیا ہے؟ مربع ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ ہر سال محرم کے مہینے میں تقریباً 85,000 روپے کیا کرتے تھے؟ خرچ کیا کرتے تھے محرم کے مہینے میں۔ محرم میں جو ہے وہ مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے مرثیے کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ مرثیے کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ مرثیے کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو این لکھ دیجیے گا، گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے سلام۔ مرثیے سے پہلے پڑھا جاتا ہے سلام۔ آپ لوگ شاید گئے نہیں ہیں، یہ جو سیاہ کمیونٹی ہوتی ہے ان میں جو ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے امام باڑہ، اور امام باڑے میں جو ہے وہ محرم کے مہینوں میں کیا ہوتی ہے؟ مجلسیں جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔ اور اسی میں مجلس کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ سلام پڑھا جاتا ہے، اور بہت اچھا سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے قطب شاہی دور میں محمد قلی قطب شاہ ہوئے، اس کے بعد غواثی ہوئے، غواثی کے علاوہ ملا وجی ہوئے، اس کے بعد برہان الدین جانم۔ کبھی کبھی ایگزام میں پوچھ لیتا ہے برہان الدین جانم کے والد کا کیا نام تھا؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے برہان الدین جانم کے والد کا کیا نام تھا؟ ہاں، میر علی شمس الاشراق تھا۔ اور برہان الدین جانم کے فرد چند کا کیا نام تھا، یعنی کہ بیٹے کا کیا نام تھا؟ شاہ برہان الدین جانم کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ بالکل، زویا سردار نے صحیح بتایا ہے، امین الدین آلہ۔ ویری گڈ، شاباش، امین الدین آلہ۔ تو یہ کیا ہوئے؟ کچھ مرثیہ گو ہوئے جو دکن میں ہوئے۔ ابتدا دکن میں ہوئی ہے، یہ بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو جو اصل فروغ ملا مرثیے کو، وہ کہاں ملا؟ وہ ملا ہمیں شمالی ہند میں۔ اور شمالی ہند میں بھی کون سی صدی میں؟ 19ویں صدی میں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے مرثیے کو 19ویں صدی کا یا 19ویں صدی میں مرثیے کا دور تعمیر کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں جس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ضمیر نے ڈالی۔ حالانکہ ضمیر کے علاوہ 3 لوگ اور ہیں جن کو جو ہے وہ کیا مانتے ہیں؟ مرثیہ کا اہم بنیاد گزاروں میں مانا جاتا ہے، جیسے خلیق ہوئے، ضمیر، فصیح اور دلگیر۔ یہ 4 لوگ جو ہیں
وہ اردو مرثیے میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہی شمالی ہند میں کیا کیا ہے، اردو کو فروغ دینے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے۔ لیکن شمالی ہند میں اگر ابتدا کی بات کی جائے کہ شمالی ہند میں مرثیہ کی ابتدا کس نے کی، تو اس میں ہمارے پاس نام آتا ہے جو آپ لوگ ابھی بتا رہے تھے، اور وہ ہے ہمارے پاس روشن علی۔ روشن علی، اور ان کا ایک مرثیہ ہے جس کا نام ہے عاشورہ نامہ۔ عاشورہ نامہ یہ پہلا مانا جاتا ہے، لیکن خلیق، ضمیر، فصیح اور دلگیر یہ چار ستون مانے جاتے ہیں مرثیے کے ابتدا میں۔ جیسے جدید غزل کے چار عناصر اربع کون کون سے ہیں؟ جدید غزل کے عناصر اربع کون کون سے ہیں؟ ہاں، فانی، حسرت، جگر، یہ تو تین ہوئے۔ فانی، حسرت، جگر۔ حسرت، فانی، جگر، چار ہے نا عناصر اربع۔ اربع بنا ہے مربع سے۔ چوتھا بتائیے۔ حسرت، جگر، فانی، ایک اور بچا ہے۔ بالکل سب نے صحیح بتا دیا۔ حسرت، جگر، فانی اور ازگر۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ جو ہیں وہ چار مانے جاتے ہیں، خلیق، ضمیر، فصیح اور دلگیر۔ اور اس میں جو ہے وہ خلیق کا نام پہلے آتا ہے، اور اردو زبان میں یا اردو مرثیے میں خلیق نے کیا کیا ہے، ان کو جو ہے وہ زبان جو ہے وہ ابتدا میں ہی کیا ملی تھی، ان کو وراثت میں ملی تھی۔ اسی لیے یہ کیا کہتے ہیں، مرثیے کی زبان، مرثیے کی زبان لونڈی کی زبان ہے یا لونڈی کی زبان ہے۔ یہ میر خلیق کہتے ہیں کہ مرثیے کی زبان لونڈے کی زبان ہے، کیونکہ ان کو جو ہے یہ وراثت میں ملی تھی میر خلیق کو۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے میر زاہق، میر زاہق ان کے ہی والد تھے خلیق کے۔ خلیق کا بیٹا کون، وہ سوری خلیق سے بعد میں آگے، پہلے میر انیس آئیں گے، وہ میر حسن، سوری میر زاہق کے بعد میر حسن، حسن کے بعد خلیق، خلیق کے بعد انیس، اور انیس کے بعد نفیس یا جلیس۔ تو یہ پانچ پشت ہیں، تو اسی لیے ان کو جو ہے وہ زبان یا مرثیے کی جو ہے وہ کیا ملی تھی، وراثت میں ملی تھی۔ اسی لیے خلیق نے کہا مرثیے کی زبان لونڈی کی زبان ہے یا لونڈی کی زبان ہے، یعنی کہ یہ جو ہے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا ایک شعر ہے جو انیس کا ہی شعر ہے، پانچ ہی پشت ہیں شبیر کی مداحی میں، ٹھیک ہے۔ شبیر کہتے ہیں حضرت امام حسین کو، تو انہی کی مداح میں کرتے کرتے یہ کون سی پشت ہے، پانچویں۔ حالانکہ انیس تک چار ہوتی ہیں، نفیس پہ جا کے پانچ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک آگے جوڑ کے جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ضمیر کا نام آتا ہے۔ ضمیر، ضمیر کا نام دو چیزوں کے لیے اہم ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی طے کیے، اجزائے ترکیبی طے کیے۔ کتنے تھے، 8 تھے۔ کتنے تھے، 8، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ضمیر سے پہلے، ضمیر سے پہلے مرثیہ ترنم میں پڑھا جاتا تھا۔ ضمیر سے پہلے مرثیہ ترنم میں پڑھا جاتا تھا، لیکن ضمیر نے ان کو تحتت الفاظ میں پڑھنا شروع کیا، تحتت الفاظ میں پڑھنا شروع کیا۔ یہ دو کام کیے ہیں ضمیر نے۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، مرثیے کے اجزائے ترکیبوں کو کیا کیا، بیان کیا، اور اس کے بعد
ज़मीर से पहले मरसिया तरन्नुम में पढ़ा जाता था। तरन्नुम में मतलब मौसीकी लेवल में पढ़ा जाता था, लय में पढ़ा जाता था। लेकिन इन्होंने जो है वो उसको अंदाज़े बयान को चेंज किया और इसको जो है वो तहतुत अल्फाज में पढ़ना शुरू किया। तहतुत अल्फाज कहते किसे हैं? यानी कि एक एक हर्फ का आपको मायने मालूम हो या उसका आपको मतलब पता हो, तहतुत अल्फाज। ठीक है, वही बता रहा हूँ शौकीन कि एक एक लफ्ज का और एक एक हर्फ का आपको क्या हो, मायने पता चल जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं तहतुत अल्फाज। कि इसमें आपको एक एक हर्फ और एक एक अल्फाज का मायने आपको जो है वो समझ में आ जाए। ये दो बातें कही हैं किसने? जमीर ने। उसके इज्जाए तरकीबी क्या है वो भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। लेकिन इज्जाए तरकीबी से पहले मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी है कि ये बताइए कि जो मरसिया के 8 इज्जाए तरकीबी हैं, इनमें जो मरसिया गो होता है, मरसिया गो जो होता है वो सबसे ज्यादा जोर किस इज्जाए तरकीब पे देता है? सबसे ज्यादा जोर किस इज्जाए तरकीबी पे देता है? जैसे कसीदे में हमने पढ़ा था मदह में, ऐसे ही मरसिया में जो मरसिया गो होता है वो सबसे ज्यादा काम या सबसे अच्छा कलाम किस इज्जाए तरकीबी पर पेश करता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला होता है हमारे पास चेहरा, दूसरा होता है हमारे पास सरापा, तीसरा हमारे पास होता है रुखसत, चौथा होता है हमारे पास रुखसत के बाद आमद, आमद के बाद हमारे पास होता है पांचवा रज, रज के बाद छठा आता है हमारे पास जंग, और सातवां आता है हमारे पास शहादत, शहादत, और आठवां आता है हमारे पास बेन। ये 8 इज्जाए तरकीबी हैं और इसमें से बताइए कि जो सबसे ज्यादा कोई मर्सिया गो पेश करता है तो किसको करता है, या किसको जो है वो सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करता है? इसीलिए कहता हूँ बेटा, लिटरेचर पढ़ो। गाइडों में पढ़ोगे तो यही हाल होगा जो तुम मुझे बता रहे हो। बेन नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं, बेन नहीं है। कोई भी मर्सिया गो कभी भी बेन को खूबसूरत नहीं बनाता है, ध्यान रखना। बेन जो है वो इज्जाए तरकीबी का सबसे अहम जुज है, वो सबसे अहम जुज पूछ रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि मर्सिया को सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करता है, मैं उस पे बता रहा हूं। जैसे किसी भी कसीदे की तशबीब जितनी अच्छी होगी कसीदा उतना अच्छा होगा, लेकिन उसका अहम इज्जाए तरकीबी क्या है? मदा होती है। तो ठीक उसी तरह से मरसिया का जो सबसे अहम इज्जाए तरकीबी है वो बेन है, नो डाउट। लेकिन जो मरसिया को सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो किस पे करता है? नहीं पहुंच पा रहे आप लोग वहां तक। चलिए कोई बात नहीं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7, शहादत। अब आपके दिमाग के तार खुल गए होंगे सभी के। आपने वो वाला शेर नहीं सुना क्या, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की? तो उसमें क्या बयान किया गया है? उसमें लोगों की शहादत ही तो बयान की गई है कि लोग कैसे कैसे जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, कैसे कैसे जो है वो शहीद हो गए। अगर वाकया करबला को हम लोग पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? शहादत के लिए तो याद करते हैं। और बताओ, इसके अलावा कोई दूसरा मोटो या कोई दूसरा मौजू हो? अल्लाह ने उन्हें शहादत नसीब दी तभी तो वाकया करबला को पढ़ते हैं। भाई आमद से कोई मतलब नहीं, रुखसत से कोई मतलब नहीं, रज से कोई मतलब नहीं, चेहरे से कोई मतलब नहीं, सरापा से,
शहादत ही तो मेन है, शहादत ही तो मेन है। इसीलिए आप जब कोई फिल्म भी देखते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि हीरो ने विलन को कैसे मारा या विलन ने हीरो को कैसे मारा। यही तो सबसे बढ़िया होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से क्लाइमैक्स। और जिस फिल्म का क्लाइमैक्स जितना बढ़िया होता है वो फिल्म उतनी अच्छी मानी जाती है। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ तो कहने का मकसद ये है कि मरसिए में जो मरसिया गो होता है वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है शहादत पे, कि शहादत का जो कलाम है या शहादत में जो अल्फाज इस्तेमाल हो वो सबसे खूबसूरत और सबसे आला हो, ताकि किसी को लगे ना कि ये जो कहा जा रहा है मरसिया वो सिर्फ ऐसे ही कहा जा रहा है, मतलब नॉर्मली कहा जा रहा है कि ठीक है हीरो आया, हीरो ने तलवार मारी और काम खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, मरसिया का भी एक अपना एक मकाम होता है जिसको पेश करने के लिए शहादत पे क्या की जाती है, मेहनत की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से कि पूछा जाएगा कि बताइए मरसिया का सबसे अहम इज्जाय तरकीबी कौन सा है, तो नो डाउट आप लोग लगा सकते हैं क्या, बैन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मर्सिया गो सबसे ज्यादा मेहनत किस इज्जात तरकीबी पे करता है, तब आपका आंसर होगा शहादत। क्या होगा, शहादत। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, चलिए फिर। तो इस तरीके से इनके आपको पता है चेहरा किसे कहते हैं, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बेन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये जो है वो पहले से ही पढ़ के आए हुए हैं। ठीक। इसके बाद शुमाली हिंद के कुछ मरसिया गो लिख लेते हैं। शुमाली हिंद के मरसिया गो, ठीक। जैसे पहला रोशन अली आ जाएगा, रोशन अली। इसके अलावा फजल अली खां फजली, फजल अली खां फजली। इसके बाद सौदा मीर, सौदा मीर और जाहिक। जाहिक के बाद मीर हसन। ये तो पांच पुश्त हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जाहिक, हसन, खलीक और अनीस और नफीस। कभी कभी अनीस के तीन बेटों के नाम पूछ लेता है, तो नफीस, ठीक है, जलीस और सलीस। ये तीन नाम हैं अनीस के बेटों के, नफीस, जलीस और सलीस। एग्जाम में जो है वो आप लोगों से सवाल पूछ लेता है। और इसके अलावा जमीर को ऐड कर लीजिएगा, जमीर। तो ये कुछ शुमाली हिंद के मरसिया को हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे जैसे अदब बदलता है वैसे वैसे क्या होता है, वो जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे अदब भी बदलता है। तो शुमाली हिंद में ही एक नए जदीद दौर की शुरुआत होती है, या जिसे हम लोग जदीद मरसिया कहते हैं, या हम उसे कहते हैं शख्सी मरसिया। जदीद मरसिया कह सकते हैं, या हम लोग उसे कह सकते हैं क्या, शख्सी मरसिया। और जदीद मरसिया का जो बानी है, जदीद मरसिया का जो बानी है वो हम लोग मानते हैं आल रजा को, आल रजा को। और इन्होंने जो है वो तकरीबन 20 मरसी लिखे हैं। आल रजा को हम लोग जदीद मरसिया का या शख्सी मरसिया का जो है वो बानी मानते हैं, ठीक। इनका एक कसीदा जो है वो बहुत मशहूर है और वो है शहादत से पहले शहादत के बाद, शहादत से पहले शहादत के बाद। और भी बहुत सारे हैं लेकिन यही जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, शहादत से पहले शहादत के बाद।
या एक और लिख लीजिएगा अजमत इंसान, ये भी इनका क्या है, मरसिया है, अजमत इंसान। एक और लिख लीजिएगा कलमाए हक की, कलमाए हक की है, कलमाए हक की है तहरीर दिल फितरत में, तहरीर दिल फितरत में, ये आल रजा का है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर आता है जोश मलिहाबादी का। उन्होंने कितने मरसी लिखे हैं, 9 शख्सी मरसी लिखे हैं, और उसमें जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हुसैन और इनकलाब। हुसैन और इनकलाब इनका सबसे मशहूर मरसिया है, हुसैन और इनकलाब। ठीक, इसके बाद मौत व हयात, मौत व हयात, ये भी इनका क्या है, मरसिया है। और मैंने आपको बताया था शायद, या कुछ बच्चों को पता हो, कि जोश के जितने भी शेरी मजमू हैं रूह अदब को छोड़ के, उनकी पहचान वाव से हो जाएगी। ठीक है, जैसे शोला व शबनम, ठीक है, इसी तरह फिक्र निशात, और भी दिगेर इनके क्या है गजलों के मजमू हैं, उसमें 99.9 वाव आता है बीच में, हमेशा वाव आएगा। आंख मीच के जब भी आपको कोई इस तरह से गजल का मजमुआ मिले, वाव बीच में आ जाए, तो वो जोश मलिहा आबादी का होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वो लिख लीजिएगा आवाज हक, आवाज हक, ये जोश मलिहा आबादी का पहला मरसिया है, आवाज हक, आवाज हक। इसके बाद मौजद मुफक्किर, मौजद व मुफक्किर, मौजद व मुफक्किर। इसके बाद तुलु फिक्र, ये मैं कुछ इनके मरसी लिखवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में जो है वो आपको पूछ ले, क्योंकि वहां पर आपको पर्टिकुलर तो कोई दे नहीं रखा, लेकिन वहां पर आपको बताया गया है मरसिया के आगाज और इर्तिका के हवाले से, तो ये जो है वो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा जमील मजहरी, जमील मजहरी, जमील मजहरी, इनका सबसे मशहूर मरसिया है मिजराब शहादत, मिजराब शहादत, ये इनका बहुत अहम मरसिया है मिजराब शहादत। और इसके बाद हकीकत नूर व नार, हकीकत नूर व नार, ये जमील मजहरी के क्या है, मरसिया हैं। और पैमाना वफा, पैमाना वफा, ये जमील मजहरी के मरसिया हैं। इसी के बाद जदीद में एक और नाम आता है वहीद अख्तर का, वहीद अख्तर का। ठीक, इनका मरसिया है तेग जबान ज़ैनब, तेग जबान ज़ैनब, तेग जबान ज़ैनब। इसके बाद सालार, सालार काफिलाए, सालार काफिलाए शौक, ये भी क्या है, इनका मरसिया है वहीद अख्तर का। और इसके बाद चादर, चादर ततहीर, चादर ततहीर, ये भी इनका मरसिया है। ठीक है, बाकी और भी हैं, बस आप इनको ही याद कर लीजिएगा एग्जाम के हवाले से, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा कुछ जो है वो शख्सी मरसी भी लिखे गए हैं। ठीक, जिसमें 2-3 नाम जो है वो आपको याद रख लेंगे शख्सी मरसी के हवाले से। जैसे सबसे पहले नाम आता है ब्रज नारायण चकबस्त का, ब्रज नारायण चकबस्त का।
کہا جاتا ہے کہ برج نارائن چکبست کو سکسی مرثیہ لکھنے میں سب سے زیادہ کیا تھی، مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 9 سکسی مرثیہ لکھے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے گوپال کرشن گوکھلے کا، گوپال کرشن گوکھلے کا، گوپال کرشن گوکھلے کا، یہ کیا ہے، سکسی مرثیہ ہے۔ برج نارائن چکبست کو جو مشہوریت ملی ہے وہ سکسی مرثیہ کی وجہ سے ہی ملی ہے، اور اس میں بھی جو سب سے اہم ہے وہ ہے ہمارا گوپال کرشن گوکھلے کا۔ اس کے بعد الطاف حسین حالی نے لکھا ہے سکسی مرثیہ، کس کا لکھا ہے، مرثیہ غالب کا۔ اس کے بعد غالب نے لکھا ہے، میں نے آپ کو جب غالب پڑھایا تھا تب بتایا تھا، اپنے بیوی کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کا، زین العابدین خاں عارف کا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، آپ لوگ نوٹ کر کے لکھ لیجئے گا ڈبل اسٹار بنا کے، کہ مرثیہ کو ہم لوگ کیسے پہچانتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، مرثیہ کو ہم لوگ اس کے موضوع سے پہچانتے ہیں، کیونکہ یہ جو غالب ہے یہ لکھا گیا ہے غزل کی حیت میں، کس میں، غزل کی حیت میں۔ اسی طرح سے فضل علی خان فضلی کی جو مثنوی ہے بکٹ کہانی، موضوع کے اعتبار سے وہ کیا ہے، موضوع کے اعتبار سے وہ مرثیہ ہی ہے، کیونکہ اس میں کسی کے دور جانے کے غم کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک۔ تو مثنوی کی حیت میں بھی اور غزل کی حیت میں بھی ہم لوگ مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ مرثیہ کی پہچان ہمیشہ موضوع سے ہوگی، اور موضوع کون سا ہوتا ہے، واقعہ کربلا کا یا کسی کے دور چلے جانے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا علامہ اقبال، علامہ اقبال، انہوں نے لکھا ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، والدہ مرحومہ کی یاد میں، اپنی والدہ کے لیے انہوں نے سکسی مرثیہ لکھا ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے بعد نظم طبع طبعی، نظم طبع طبعی، انہوں نے لکھا ہے گور غریبہ، گور غریبہ، گور غریبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا جوش ملیح آبادی، انہوں نے لکھا ہے گاندھی جی کا، گاندھی جی کا مرثیہ یا گاندھی جی کی وفات پر مرثیہ۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے لکھا ہے سر سید کا مرثیہ، سر سید کا مرثیہ، ٹھیک۔ یہ کچھ اہم سکسی مرثیے تھے جو ایگزام کے حوالے سے کیا تھے، آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی کے علاوہ ایک اور نام لکھ لیجئے گا شاد عظیم آبادی، اور ان کا ہے فکر بلیغ، فکر بلیغ، یہ شاد عظیم آبادی کا ہے فکر بلیغ، ایگزام میں آ سکتا ہے، اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں مرثیے کے آغاز کے تعلق سے، مرثیے کے حوالے سے۔ یہاں تک بتا دیجیے کسی کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی کوئری ہوگا یا کوئی ایسی بات جو نہ سمجھ میں آئی ہو۔ ٹھیک ہے، چلے پھر۔ اور ایک نوٹس ہے آپ لوگوں کے لیے، جو بچے ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دھیان سے سن لیجیے گا۔ کچھ بچوں نے اس مہینے کی جو فیس ہے وہ 2 مہینے کی ہے، تو جن بچوں نے 2 مہینے کی فیس پے کی ہے یعنی کہ 999 فیس کی ہے، ان کو فیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس مہینے۔ جو بچے پچھلے مہینے سے ہیں جنہوں نے 499 پے کی تھی، ان بچوں کو اب جب وہ آج فیس پے کریں گے تو 99 پے کرنی پڑے گی، یعنی کہ 2 مہینے کی فیس ایک ساتھ جو ہے وہ آپ کو پے کرنی ہوگی، سبھی کو ہی۔ جنہوں نے اس بار 999 پے کی ہے انہیں نہیں کرنی ہے اس مہینے،
जिन बच्चों ने पिछले महीने पे की थी 499, उन बच्चों को 99 पे करनी है। और कल आपको हिंदी के नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं टेलीग्राम में, ठीक है। उससे पहले हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के और पॉलिटी के आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। पासवर्ड ये है CAD@123, ठीक है। और ये जो फीस ली जा रही है ट्रिपल नाइन, वो इसीलिए है ताकि आपको उर्दू के नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाए। जो बच्चा फीस पे कर देगा उर्दू के नोट्स के लिए, या क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 1 महीने क्लास लेते हैं और नोट्स लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद आपको नोट्स देना नहीं है बल्कि आपको कामयाबी तक पहुंचाना है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप नोट्स दे दीजिए, हम लोग उससे जो है वो अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको उर्दू के नोट्स आपको मेल किए जाएंगे, ध्यान रखना वो टेलीग्राम पे नहीं आएंगे क्योंकि वो स्पेशल होते हैं, इसीलिए आपको ईमेल पे कर दिए जाएंगे और आप तब तक चाहे उनको रख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई पासवर्ड नहीं होता। आप जब चाहे जहां चाहे जिस भी तरीके से जो है वो प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। लास्ट पे क्या होती है डेट की? बेटा इस संडे से पहले पहले, इस संडे से पहले पहले, क्योंकि सैटरडे में और संडे में, सॉरी सैटरडे में तो नहीं हो पाएगा, संडे में टेस्ट होगा, क्योंकि तब तक आपकी 2 सिर्फ कंप्लीट हो चुकी होंगी, कसीदा भी हो गया होगा और मरसिया भी हो गया होगा। और फिर उसके बाद आपकी जो नई सिंफ चलेगी वो मसनवी चलेगी, फिर मसनवी का अलग ले लेंगे। कसीदा और मरसिया छोटा छोटा सा पार्ट है, तो इसलिए इसे हम टेस्ट में ले लेंगे, ठीक है। संडे में टेस्ट होगा, सैटरडे में क्लास की चांसेस हैं कि क्लास ले, बाकी जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा कल, अभी कल का बाकी। साधमा कह रही है टोटल कितनी क्लासेस चल रही हैं अभी? बेटा दोनों ही है नाज या सिद्दीकी। आप हेड रिटर्न चाहें आपको हेड रिटर्न मिल जाएंगे, आप टाइपिंग वाले चाहते हैं टाइपिंग वाले मिल जाएंगे, दोनों के आपको मिल जाएंगे। आप दोनों चाहते हैं दोनों मिल जाएंगे। अभी आपकी क्लास अगर मैं बात करूं DSSB की, मेरे ख्याल से 4 क्लासेस चल रही हैं, उर्दू की, मैथ की, GS की और हिंदी की, और रीजनिंग की जो है वो आपको रिकॉर्डिंग दी गई है, क्योंकि रीजनिंग सर वाले जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, उनके फैमिली मेंबर में कोई बीमार है इस वजह से, तो उनकी प्रीवियस क्लासेस जो है वो आपको दे दी गई है। मुझे तो हिंदी और उर्दू, बेटा आप मुझसे, आप चैट बॉक्स में देख लीजिएगा या नोटिस बॉक्स में देख लीजिएगा, वहां पर आईडी पड़ी हुई है, आप वहां से उसको नोट करके क्लास में इनरोल हो जाइएगा। अभी फिलहाल ये क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, उर्दू, मैथ, GS, हिंदी और रीजनिंग। उर्दू की 8 बजे होती है आपकी सुबह में, मैथ की 6 बजे होती है शाम में, GS की 8 बजे होती है और हिंदी की आपकी 5 बजे होती है। रीजनिंग आपकी रिकॉर्डिंग है, आप चाहे किसी भी वक्त देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगले हफ्ते से आपकी इंग्लिश की शुरू हो जाएंगी एज सुन एज पॉसिबल, और इंग्लिश के साथ आपका चलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। बेटा शादमा आप अपना व्हाट्सअप चेक कीजिए, आपको भेज दी गई है रात में, ये क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि संडे से पहले आपको जो है वो फीस पे करनी है हर सूरत हाल में 999। बाकी किसी को कोई डाउट रहता है फीस को लेके तो इस नंबर पर जो है वो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा किसी भी तरह का। और कल हम लोग मीर अनीस को शुरू करेंगे मरसिया में। आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं आप लोगों से कल।